बेहतर से बेहतर की तलाश करो, मिल जाए नदी तो समुद्र की तलाश करो, टूट जाता है शीशा पत्थर की चोट से, टूट जाए पत्थर ऐसे शीशे की तलाश करो। प्यारे प्यारे बच्चों, मैं नमन गोस्वामी और आप देख रहे हैं उज्जवल क्लासेस। आज क्लास 12 का बहुत ही यूजफुल और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। बच्चों, जो रिप्रोडक्टिव हेल्थ होता है उसमें ये सारी की सारी चीजें इंक्लूड होती हैं। पहले हम सारी चीजों के ओवरव्यू बताते हैं, देन आई विल डिस्कस अबाउट वन बाय वन। बेटा, रिप्रोडक्टिव हेल्थ में सबसे पहले हम देखेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ क्या होता है, इसे कैसे हम लोग अचीव करते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे कि पॉपुलेशन कम है कि ज़्यादा है। वाकई इस समय आपको पता ही है कि पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा एक्सप्लॉजन हो रहा है और ये सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है। और उस समस्या को समाधान करने के लिए पॉपुलेशन ना बढ़े ज़्यादा, उस समस्या को समाधान करने के लिए बहुत सारे कंट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल किए जाते हैं। हम लोग उस पॉपुलेशन को कम करने के लिए कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे। जैसे बहुत सारे पिल्स हैं और बहुत सारे हम सारी चीज़ें, इंजेक्शन वगैरह बहुत सारे आते हैं, बहुत सारे बैरियर मेथड होते हैं, केमिकल मेथड होते हैं, सारी चीज़ों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करेंगे, पढ़ेंगे उसके बारे में। और फिर उसके बाद बच्चों हम लोग कंट्रासेप्टिव मेथड इस्तेमाल करने के बावजूद या अनवांटेड बेबी हो जाए तो उसके लिए बच्चों एबॉर्शन भी कराया जा सकता है, जिसे हम मेडिकल के टर्म में मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी के नाम से जानते हैं बच्चों। फिर बहुत सारे यदि ये टर्म जो एबॉर्शन के बारे में मैंने बताया है, जिसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं बच्चों, यदि ये अनवांटेड बेबी वगैरह हो ना चाहते हुए फिर भी बेबी यदि वो फर्टिलाइज हो करके और वो प्रेग्नेंट हो जाते हैं, तो ऐसे चांसेस में बेटा मेडिकल टर्म में, जिसे हम मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी कहते हैं, एबॉर्शन कराया जा सकता है। क्लियर? लेकिन बहुत सारे ऐसे कपल्स होते हैं बच्चों, कई साल बीत जाते हैं लेकिन उनको बेबी नहीं होते। यदि तो उनके लिए भी तो कुछ करना चाहिए। उनके लिए हम लोग क्या पढ़ेंगे? असिस्टेंस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, जिसे ART कहते हैं। इस टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसे दंपति जो वो भी माँ बाप बनना चाहते हैं, वो भी इजीली से इस टेक्नोलॉजी के द्वारा इस्तेमाल से वो भी पेरेंट्स बन सकते हैं, माँ बाप बन सकते हैं बच्चों। फिर हम लोग पढ़ेंगे कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बच्चों, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीज, जिसे हम इन्फेक्शंस भी बोलते हैं, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शंस। बच्चों, ये सारी चीजें कि हम कैसे सेक्सुअली के थ्रू कैसे बीमारियां, डिसीजेस एक दूसरे में ट्रांसफर होती हैं, वो सारी चीजें हम लोग पढ़ेंगे कि कैसे सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेस होती हैं, एक दूसरे में कैसे फैलती हैं। ये सारे प्रोसेस तो कंट्रोल करना ही करना है, सारी चीजों को ध्यान देना ही देना है, और इससे विशेष ध्यान देना है बच्चों, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि रिप्रोडक्टिव हेल्थ में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं। रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में पढ़ेंगे, पॉपुलेशन के बारे में पढ़ेंगे, कंट्रासेप्टिव मेथड के बारे में पढ़ेंगे, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी, जिसे MTP के नाम से जानते हैं, उसे पढ़ेंगे बच्चों। और जो एबॉर्शन का मेडिकल टर्म है बेटा, मेडिकल जो नाम होता है, मेडिकल टर्म होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं? एबॉर्शन को मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी बोलते हैं। फिर हम पढ़ेंगे ART, असिस्टेंस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी, और उसके बाद बच्चों पढ़ेंगे STI, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन, डिसीजेस कैसे एक दूसरे में फैलते हैं। चलिए बच्चों, तो हम सबसे पहले बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ के बारे में। बच्चों, रिप्रोडक्टिव हेल्थ, कोई सोसाइटी है और सोसाइटी में कोई बोलता है कि उसको कोई डिसीज नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और वो कहता है कि आई एम फिट, लेकिन ठीक है, वो रिप्रोडक्टिव का एक पार्ट है कि उसको कोई डिसीज नहीं है और अपने आप को बहुत अच्छा कंफर्टेबल फील करता है, तो इसका मतलब कि वो नहीं कि बिल्कुल हेल्दी ही है,
क्यों? क्योंकि उसके साथ साथ और भी चीजों को विशेष ध्यान देने की जरूरत है बच्चों। जैसे हम बात करते हैं फिजिकली, मेंटली, सोशली और इमोशनली और बिहेवियर, यानी वो फिजिकली भी फिट हो। यदि वो नॉर्मल फिट है बच्चों, फिजिकली फिट है, उसके साथ साथ में उसको मेंटली भी फिट होना चाहिए और सोशली भी फिट होना चाहिए और इमोशनली भी फिट होना चाहिए बच्चों। एक चीज मैं आपको बता रहा हूं, और उसका बिहेवियर कैसा है वो भी मायने रखता है। यदि इन सारी चीजों में इन सारी चीजें यदि वो फॉलो करता है तब जाकर के उसे हम हेल्दी बोलेंगे बच्चों। WHO ने बहुत अच्छा डेफिनेशन दिया है बच्चों, किसका? हेल्थ डेफिनेशन बहुत अच्छा। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन जो सबसे बड़ी संस्था है पूरी दुनिया की मेडिकल साइंस की, जिसे हम बोलते हैं WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। बेटा कोई फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, और सोशली फिट हो एंड इमोशनली फिजिकली फिट हो बच्चों, मेंटली फिट हो, सोशली फिट हो और इमोशनली फिट हो। और मैंने आपको बताया कि यदि कोई नॉर्मल देखने में हेल्दी है लेकिन यदि वो फिजिकली फिट है लेकिन वो मेंटली फिट नहीं है बच्चों, यदि वो ज्यादा टेंशन लेता है, ज्यादा प्रेशर लेता है, तो उसे भी हम हेल्दी नहीं बोल सकते। लेकिन वो फिजिकली भी फिट हो, यदि उसको कोई डिसीज नहीं है, बिल्कुल अपने आप को अच्छा फील कर रहा है, वो फिजिकली फिट है, और यदि वो मेंटली भी फिट है लेकिन उस सोसाइटी में उसका बिहेवियर अच्छा नहीं है बच्चों, सोसाइटी के लोगों से वो अच्छे से बिहेव नहीं करता, लड़ाई झगड़ा करता है, किसी से बिहेव अच्छा नहीं करता है बच्चों, तभी उसे हम हेल्दी नहीं बोल सकते। और यदि वो किसी की, अब देखिए, और इट इज अ पार्ट ऑफ इमोशनली आल्सो, इमोशनली जो होते हैं बच्चों ये भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कहीं पे जैसा सिचुएशन होता है उसी अकॉर्डिंग मुझे ढलना पड़ता है। जैसे किसी की डेथ हो जाए या कहीं पे हम जाते हैं, किसी की हेल्थ खराब हो, तो हम वहां पे जाकर के बत्तीसी दिखाते हैं, हंसते हैं। बेटा वहां पे आपको इमोशनली होना पड़ेगा। यदि आप सारी चीजों में फिट हो, फिजिकली भी फिट हो, मेंटली भी फिट हो, लेकिन आप सोसाइटी में इमोशनली फिट नहीं हो, तभी आपको हेल्दी नहीं कहा जा सकता। अब आप समझ रहे होंगे कि हेल्दी होने के लिए कितनी बातों को ध्यान रखना चाहिए। फिजिकली भी फिट हो, आप बिल्कुल एकदम से आपको कोई डिसीजेस ना हो, आप अपने आप को बिल्कुल फिट रख पा रहे हैं, फिजिकली फिट हैं, चाहे जितना पर कोई हेल्दी हो, यदि देखने से लगता है हाँ ये फिट हैं, लेकिन क्या वो वाकई में हेल्दी हैं? वो फिजिकली फिट हो सकते हैं बच्चों, लेकिन यदि वो टेंशन नहीं लेते हैं और हमेशा बहुत ज्यादा चीजों को नहीं सोचते हैं बच्चों, तभी हम बोलेंगे वो मेंटली फिट हैं। और सोशली या सोसाइटी में उसका उनका बिहेवियर कैसा है, और वो मैंने बताया ना बच्चों कि सोसाइटी के प्रति बिहेवियर कैसा है और उनका इमोशनली पार्ट कैसा है, कि मैंने बताया कि आप जैसा जहां पे जिस अकॉर्डिंग में आप चाहिए, जहां पर चाहिए आप, और जैसा सिचुएशन है उसी अकॉर्डिंग आपको ढलना पड़ेगा, उसी को बोलते हैं बच्चों इमोशनली। तो अकॉर्डिंग टू मी हमें तो नहीं लगता कि दुनिया में कोई हेल्दी लाइफ होगा, क्योंकि कौन दुनिया में टेंशन नहीं लेता, कभी एग्जाम की टेंशन, कभी परिवार का टेंशन, कभी किसी चीज की टेंशन, अक्सर टेंशन लगी रहती है। और कौन लड़ाई झगड़ा नहीं करता सोसाइटी में, सब करते हैं। तो याद रखिएगा, आप इसकी डिफिनेशन क्या लिखोगे? आ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली, सोशली वेलबींग। सोशली का ही पार्ट होता है बच्चों बिहेवियर एंड इमोशनली। जो इमोशनल और बिहेवियर जो पार्ट होता है इट इज अ पार्ट ऑफ सोशल। तो अ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेल बीइंग। जब वो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो और सोशली फिट हो, तभी हम हेल्दी उसे बोल सकते हैं, अदरवाइज उसे हम हेल्दी नहीं बोल सकते। ये डिफिनेशन किसने दी है बच्चों? WHO ने दी है। WHO का फुल फॉर्म क्या होता है? वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, मेडिकल की सबसे बड़ी संस्था। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा कि मेरा कि
रिप्रोडक्टिव हेल्थ किसे कहते हैं? बस रिप्रोडक्टिव हेल्थ याद रखिएगा, फिजिकली, मेंटली, सोशली वो फिट है तो उसे हम हेल्दी बोलेंगे, अदरवाइज उसे हम हेल्दी नहीं बोल सकते बच्चों। क्लियर? आई होप आपके समझ में आ गया होगा कि हेल्दी किसे कहते हैं। लोग जरा सा भी अपना क्या करते हैं कि बॉडी बना लेते हैं और अच्छे से फिर मतलब जैसे कोई मिलेगा, देखो आई एम फिट, आई एम हेल्दी, लेकिन रियल बात है वो हेल्दी नहीं है। क्यों? मैंने आपको बताया ना कि हेल्थ की डिफिनेशन में क्या होती है, वो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली फिट हो, जो पॉसिबल हमें तो नहीं लगता। क्लियर? कि लोग किसको टेंशन नहीं होती बच्चों? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, दुनिया में किसको टेंशन नहीं होगा? लगभग ऑलमोस्ट लोग टेंशन तो लगभग लेते ही नहीं सारे लोग। और सोसाइटी से बेटा जरूर बहुत अच्छे लोग हों, लेकिन किसी से ना किसी से हो ही जाती है। क्लियर बना? चलिए बच्चों हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो आई होप ये समझ में आ गया होगा कि आ कंप्लीट फिजिकली, मेंटली एंड सोशली वेलबींग। ये जो फिजिकली फिट हो, मेंटली फिट हो, सोशली फिट हो तो उसे हम हेल्दी बोल सकते हैं बच्चों। अब हम बच्चों पढ़ेंगे फैमिली प्लानिंग के बारे में। फैमिली प्लानिंग बच्चों, फैमिली प्लानिंग एक चीज बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। फैमिली प्लानिंग के बारे में दुनिया के कुछ ही कंट्रीज फैमिली प्लानिंग के बारे में सोचा था, उसको आगे बढ़े कि फैमिली प्लानिंग को कैसे कंट्रोल किया जाए। ये सारी चीजें उसमें ये जान करके आपको बहुत बड़ी खुशी होगी। 1951 में बच्चों, 1951 में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत इंडिया में हुई थी। मात्र 4 साल हमारे भारत को आजाद में 1947 में मेरा भारत आजाद हुआ था, मेरा देश आजाद हुआ था बच्चों। उसके 4 साल बाद 1951 में फैमिली प्लानिंग की शुरुआत इंडिया में हुई थी, भारत में हुई थी। 1951 में। और कब हुई थी बच्चों? मैंने बताया ना कि 1947 में आजाद हुआ था और 1951 में भारत में फैमिली प्लानिंग के प्रोग्राम में बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिया था। और बच्चों जिसे आज के डेट में फैमिली प्लानिंग को आरसीएच के नाम से जाना जाता है। आरसीएच, आरसीएच का बच्चों जो फुल फॉर्म होता है वो होता है क्या? रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। आरसीएच, रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ केयर प्रोग्राम। क्लियर बच्चों? फैमिली प्लानिंग की शुरुआत 1951 में इंडिया में हुई थी बच्चों, जिसे आज के डेट में इसे आरसीएच के नाम से जाना जाता है। बच्चों आरसीएच के अंदर जो आरसीएच जो है उसके अंदर क्या क्या इंक्लूड होते हैं बच्चे? नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन। आरसीएच के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ते हैं बेटा? नॉलेज अबाउट सेक्स ऑर्गन। सेक्स ऑर्गन के बारे में हमें बहुत अच्छे से बच्चों नॉलेज होना चाहिए। कैसे हम उसको प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे हम हेल्दी रख सकते हैं। और बेटा दूसरा पॉइंट है नॉलेज अबाउट एडोलसेंस एंड चेंजेस रिलेटेड टू इट। और जो बच्चों एडोलसेंस है, यौन अवस्था है, उसमें कौन कौन से चेंजेस आते हैं, ये सारी की सारी चीजें हमें नॉलेज होना चाहिए और बताना चाहिए, लोगों को अवेयरनेस करना चाहिए कि नॉलेज ऑफ एडोलसेंस एंड चेंजेस रिलेटेड टू कि एडोलसेंस क्या होते हैं और एडोलसेंस में किस कौन कौन से प्रकार के चेंजेस आते हैं। और जो हमारे अफ्रेड जैसी भावनाएं होती हैं, डर जैसा लगता है ऐसे एज में, क्योंकि दाढ़ी मूछें आने लगती हैं, आवाज का भारी होने लगता है, ब्रेस्ट का डेवलपमेंट होने लगता है, बिहेवियर चेंज होने लगता है बच्चों। तो ये सारी चीजों के बारे में बच्चे थोड़ा डरने लगते हैं। तो ये सारी चीजों के बारे में बच्चों बताना चाहिए, डिस्कस करना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए लोगों को। और तीसरा पॉइंट है बच्चों प्रेगनेंसी ब्रेस्ट फीडिंग। प्रेगनेंसी के बारे में भी बहुत अच्छे से नॉलेज देना चाहिए, बताना चाहिए
कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसे कैसे हम अपने आप को प्रोटेक्ट कर सकते हैं, कैसे कैसे सेफ रख सकते, क्या क्या खाना चाहिए और कैसे कैसे उस समय हमें कौन कौन से एक्टिविटी करनी चाहिए बच्चों, ये सारी चीजें प्रेगनेंसी के बारे में भी बताना चाहिए। ब्रेस्ट फीडिंग के बारे में भी नॉलेज होना चाहिए बच्चों। हाउ टेक केयर ऑफ प्रेग्नेंट वुमेन, और जब कोई प्रेग्नेंट वुमेन हो, ऐसी औरतें जो प्रेग्नेंट हो, उनको कैसे अच्छे से केयर करना चाहिए बच्चों। ये सारी की सारी चीजें बच्चों आरसीएस के अंदर में आती हैं। और पोस्ट नेटल केयर बच्चों, बच्चे को पैदा होने के बाद, बच्चे के पैदा होने के बाद कैसे उसका केयर करना चाहिए। क्लियर? तो हम इसके बारे में भी लोगों को बताना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए, नॉलेज होना चाहिए। और मेंस्ट्रुएशन, जो गर्ल्स में बच्चों जो मेंस्ट्रुएशन होता है, पर मंथ होने वाली जो साइकिल होती है, उसके बारे में प्रॉपर्ली से नॉलेज होना चाहिए और उसके बारे में अवेयरनेस करना चाहिए बच्चों। इसीलिए सारे स्कूलों में सेक्स एजुकेशन को कंपलसरी कर दिया गया है कि सारी की सारी चीजें बताई जाए, जिससे बच्चों के अंदर जो डर की भावनाएं होती हैं वो सारी चीजें समाप्त हो बच्चों। और फिर कंट्रासेप्टिव आता है, जो मैंने अभी पिछले बताया बेटा। ये क्या होता है, इसे एक ऐसा मेथड होता है जिससे जिससे क्या होता है कि कंट्रासेप्टिव मेथड से बच्चों क्या होता है कि हम प्रेगनेंसी को कंट्रोल कर सकते हैं। प्रेगनेंसी को कंट्रोल करने के लिए कंट्रासेप्टिव मेथड का इस्तेमाल करते हैं। बहुत सारे पिल्स वगैरह जो है, एक चीज मैं आपको बता दूं, पिल्स की बात हो गई। सहेली एक पिल्स है बच्चों, जो ओरल पिल है, और उसे आपके लखनऊ में ही CDRI, सेंट्रल ड्रग रिसर्च इंस्टीट्यूट लखनऊ, CDRI में ही वो बनती है बच्चों, सहेली नाम की जो पिल्स है। फिर बात करते हैं MTP, मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी। अबॉर्शन के बारे में प्रॉपर्ली उसकी टाइमिंग क्या है, कब उसे अबॉर्शन कराना चाहिए, कौन से सिचुएशन पे, कब कैसे, ये सारी की सारी चीजें आरसीएच में अंदर का, ये भी आरसीएच के अंदर में आती हैं और लोगों को उसके बारे में पता होना चाहिए और उसे लोगों को जागरूक करना चाहिए, अवेयरनेस करना चाहिए बच्चों। फिर ART, मैंने बताया ART क्या है कि बहुत सारे ऐसे दंपति होते हैं जो मम्मी पापा बनना चाहते हैं लेकिन बहुत साल तक मम्मी पापा नहीं बन सकते। ऐसे लोगों के लिए भी बेटा कुछ टेक्नोलॉजी है, असिस्टेंस रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी है बच्चों, जिसे हम लोग ART के नाम से जानते हैं। और इसके थ्रू, ART के थ्रू क्या होते हैं, ऐसे पेरेंट्स, ऐसे मम्मी पापा भी क्या बन सकते हैं बच्चों, बाप बन सकते हैं, माँ बन सकती हैं, वो भी उनके यहाँ के बच्चे हो सकते हैं। आई होप आपके समझ में जितनी चीज़ें मैंने बताई है वो सारी की सारी चीज़ें आई होंगी। और अब जो आगे है बच्चों, आगे के जो टॉपिक्स हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। और मेरे चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, लेकिन घंटी बजाना मत भूलिएगा। आप लोग हेल्दी रहिए, सेफ रहिए और हंसते रहिए और मुस्कुराते रहिए और पेरेंट्स का विशेष ख्याल रखिएगा। ओके, थैंक यू, बाय बाय।